अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा ये टॉपिक जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स की आउटलाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। उन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नाउन है तो आप डायरेक्ट जो है ना वीडियो को स्किप करके टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन पे जा सकते हैं। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स क्या होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स, और दो फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं जल्दी से ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनको वन बाय वन डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होती है। तो नेट फोर्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में दूसरी फोर्स 4 न्यूटन लग रही है। तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी 14 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके। इसी तरह अगर एक बॉडी के ऊपर दो अपोजिट फोर्सेस लगे, एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स और दूसरी तरफ 6 न्यूटन फोर्स, तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो 4 न्यूटन आएगी। और ये जो 4 न्यूटन फोर्स आएगी ये दाएं तरफ आएगी, और यहाँ पे ये 14 न्यूटन है, ये दाएं तरफ एक्ट करेगी। लेकिन इस केस में देखें, थर्ड केस में हमारे पास दोनों तरफ से सेम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स तो इसका मतलब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने से मुराद ये नहीं होता कि उस बॉडी पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, उस बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके उनका इफेक्ट 0 आ जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 आ जाती है। और यही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा अब हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम दो केसेस का सहारा लेते हैं। हमारे पास दो केसेस हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट केस में एक बॉडी रेस्ट पे है और सेकंड केस में हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये हमेशा ही रेस्ट पे रहेगी, ये कभी भी मूव नहीं करेगी। अगर आपने इसको मूव करवाना है तो आपको इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगी, यानी कोई नेट फोर्स इसके ऊपर अमल करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स अमल कर रही है तो ये मूव करेगी, लेकिन अगर इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है तो ये हमेशा ही ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, तो ये हमेशा रेस्ट पे रहेगी। इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो मोशन में है, और अगर आपने उसको रोकना है तो अगर आपने इसको रोकना है तो आपको इसके सामने से कोई नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। और अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है, यानी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, तो आपको बैकवर्ड से इसके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस 0 हैं, यानी ये दोनों फोर्सेस क्या है, 0 है, किसी तरफ से भी कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ से कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, तो ये हमेशा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इससे हमें क्या पता चला? तो इससे हमें यह पता चला कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो रेस्ट पे होती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहती है। तो हम इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे कि एक बॉडी को चलाने के लिए या एक बॉडी को रोकने के लिए या एक बॉडी की स्पीड को बढ़ाने के लिए या एक बॉडी की वेलोसिटी को कम करने के लिए हमें एक्सटर्नल नेट फोर्स चाहिए होती है। बगैर फोर्स के ना तो कोई बॉडी रुकती है और ना ही कोई बॉडी चलती है। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन करेंगे। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity will continue to do so until no external net force acts on it। तो बेटा हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो केसेस में डिवाइड करके हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है। तो फर्स्ट केस में एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहती है जब तक फोर्स ज़ीरो है, और एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहती है, हमेशा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, बॉडी को रेस्ट पे लाना है तो आपको इसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो until no external net force acts on it। तो बेटा ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, तो बेटा इसमें एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, यानी जब किसी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो तो उस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, अदरवाइज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका थर्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है बेटा? स्टोक्स लॉ में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फ्लूइड, अ रिटार्डिंग या ड्रैग फोर्स एक्ट्स ऑन इट by this fluid. This drag force is directly proportional to the viscosity of the fluid, radius and velocity of that object. This is called Stokes law। तो बेटा जब कोई स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है। ये जो ड्रैग फोर्स है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के रेडियस, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स का जो रिलेशन आ जाता है, ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट 6 पाई के तौर पे आ जाएगा, और यही हमारे पास ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि स्टोक्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी स्टोक्स लॉ तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट स्मॉल भी हो और स्फेरिकल भी हो, अदरवाइज स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो बेटा अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बेटा लास्ट में आपको सिर्फ 2 फार्मूलाज याद होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। हम इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हम w से जाहिर करते हैं और ये mg के बराबर होता है। अब हम चलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन की तरफ। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन को समझने के लिए हम एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो के वो उसके वेट के बराबर होती है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और हमें पता है चूंकि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, तो लिहाजा इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इनिशियली क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी तो इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड फॉल कर रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स इंक्रीज होते होते इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाएगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त नीचे से ऊपर लग रही है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो ऊपर से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, यानी इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन हमारे केस में ये बॉडी रेस्ट पे नहीं था बल्कि ये मोशन में था, और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा फिर उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव करता जाएगा, और उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, और हम इसको vt से जाहिर करते हैं। तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। डाउनवर्ड फॉल करने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो ड्रैग फोर्स है इसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट के बराबर हो जाएगी, और उस वक्त इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाएगी। क्योंकि ये नेट फोर्स मोशन की हालत में 0 हुई है, तो ये बॉडी जिस मोशन से या जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमेशा ही मूव करता रहेगा, और यही हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है, इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, और हम इसको vt से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हम इसकी डेरिवेशन में देखेंगे। तो इनिशियली जो है, जब इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स बहुत कम थी या 0 थी, उस वक्त इसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी। उस केस में अभी नेट फोर्स 0 नहीं हुई थी, तो उस केस में अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो हम बड़ी फोर्स में से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में से छोटी फोर्स यानी ड्रैग फोर्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। छोटी फोर्स यानी ड्रैग फोर्स को माइनस करते हैं। एज वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, सो ड्रैग फोर्स इज आल्सो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, अंटिल एक वक्त ऐसा आएगा कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर हो जाएगी। उस केस में हमारे पास इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, और इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। तो यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी इस रिलेशन से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ड्रैग फोर्स की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है अभी, वो हमारे पास होती है 6 पाई ईटा आर वी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट के बराबर होती है, उसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, वो हमारे पास mg के बराबर होता है। यहाँ पे हम डेंसिटी का रिलेशन पुट करेंगे। डेंसिटी होती है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैस आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और यही मैस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो बेटा जब इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो चुकी है, और उस केस में हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, और यही हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है। तो बेटा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।